राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए विचारक बाल गंगाधर तिलक को लेकर आए हैं। मित्रों, अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला बाल गंगाधर तिलक। विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय के संबंध में विचार विमर्श करते हैं। विद्यार्थियों, श्री बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। मित्रों, इनका जन्म कोंकण के रत्नागिरी नामक स्थान में चित्पावन ब्राह्मण के कुल में हुआ और इनके पूर्वज छोटे जमींदार थे। इनके परदादा श्री केशवराव बहुत ही अच्छे घुड़सवार और निशानेबाज थे तथा पेशवा के दरबार में वो उच्च पद पर आसीन थे। किंतु 1818 में अंग्रेजों के द्वारा मराठों को हराने के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनके दादा रामचंद्र पंत बड़े ही प्रतिभाशाली विद्वान थे और उन्होंने अंतिम जीवन में सन्यासी होकर परिव्राजक की भांति भ्रमण करते हुए वो वाराणसी में दिवंगत हुए। इनके पिता श्री गंगाधर शास्त्री संस्कृत के प्रकांड पंडित और पहले रत्नागिरी में अध्यापक थे। मित्रों, 1886 ईस्वी में वे पूना में प्राथमिक पाठशालाओं के उपनिरीक्षक होकर आ गए थे। मित्रों, श्री तिलक की शिक्षा पूना में ही हुई थी। चूंकि वो अति मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र थे, उनमें सत्य के प्रति प्रेम और आत्मसम्मान की भावना कूट-कूट से भरी थी। अन्याय के प्रति असहिष्णुता की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी। 1876 में उन्होंने संस्कृत और गणित विषय लेकर प्रथम श्रेणी से बीए पास किया और 1 वर्ष के बाद वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। मित्रों, छात्र जीवन में इन पर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने हीगल, काउंट, ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, वॉल्टेयर, रूसो आदि पाश्चात्य विद्वानों के ग्रंथों का उन्होंने बड़े शौक से अध्ययन किया। इसलिए मुख्यतः पश्चिमी दार्शनिकों में थॉमस हिल ग्रीन का प्रभाव उन पर सबसे अधिक पड़ा और अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य जो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी युक्तियां ग्रीन द्वारा उनकी कृति एथिक्स में प्रतिपादित युक्तियों से मेल खाती है, सादृश्य रखती है। विद्यार्थियों, शिक्षा समाप्त करने के बाद श्री तिलक यदि चाहते तो उन्हें बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी, किंतु उस समय उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के कार्य में लगना उचित समझा। उनका यह विश्वास था कि यह कार्य जनता को पश्चिम की आधुनिक शिक्षा देने में से सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। अतः उन्होंने अपने मित्रों आगरकर
चिपलूणकर नामजोशी के साथ मिलकर एक नया स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल चलाया। बाद में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज को शुरू किया। इसमें वो पढ़ाते भी रहे। मित्रों, किंतु 1890 में अपने साथियों से सामाजिक सुधार आदि के कुछ प्रश्नों पर उनके मतभेद हो गए थे और इसलिए उन्होंने कॉलेज से त्यागपत्र दे दिया। 1890 से ही श्री तिलक का सार्वजनिक जीवन प्रारंभ होता है। अगले 30 वर्षों तक उन्होंने अपनी सारी शक्ति भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में लगा दी। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने 1881 से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाई गई मराठी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाने वाले केसरी और मराठा नामक पत्रों के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी विचारों, योजनाओं, कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। वे प्रारंभ में गरम दल की विचारधारा के प्रथम प्रचारक रहे। उनसे पहले एक कांग्रेस मुट्ठी भर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोगों की एक संस्था थी, जिसका प्रधान कार्य प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में बड़े दिन की छुट्टियों में, शीतकालीन छुट्टियों में बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े शहरों में एक अधिवेशन करना मात्र था। इसमें प्राय ब्रिटिश शासन का गुणगान करते हुए ब्रिटिश शासन से प्रार्थनाओं के रूप में ऐसे प्रस्ताव पास किए जाते थे जिनमें ICS की परीक्षाओं को भारत में कराने, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक करने की याचना की जाती थी। मित्रों, इस प्रकार इस युग को ब्रिटिश सरकार से भारतीयों द्वारा भीख मांगने, भिक्षाम देही की नीति का याचना युग कहा जाता है। इस समय के नेता केवल प्रार्थना करने की अत्यंत मृदु नीति का अवलंबन करने के लिए नरम दल या उदार दल के नेता कहलाते थे। श्री तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठी में अपनी लेख और भाषणों से पहली बार जनता को ब्रिटिश शासन के अत्याचारों, अपमानों, हानियों, दोषों से अवगत कराया और 1896 में जब दक्षिण में भीषण अकाल पड़ रहा था तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया और बताया कि किस प्रकार में भारत का आर्थिक विनाश करने पर तुली हुई है। मित्रों, स्वदेशी की भावना को अपनाने से हम किस प्रकार भारत की आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए उन्होंने प्रतिवर्ष शिवाजी और गणपति के उत्सवों को नए ठाट बाट और समारोह से मनाने की परिपाटी प्रारंभ की। पूना में प्लेग की महामारी फैलने पर सरकार ने इसे रोकने के जो नियम बनाए, उनसे जनता को जो परेशानी हुई, इसलिए तिलक ने केसरी में इन नियमों की बड़ी कड़ी आलोचना की। इससे जनता में बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ और एक अंग्रेज अधिकारी प्लेग कमिश्नर श्री रंड की और कमिश्नरेट विभाग के लेफ्टिनेंट श्री अरेस्ट की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार सरकार ने 22 जून 1897 को केसरी में लिखे गए लेखों द्वारा जनता को राजद्रोह करने के लिए भड़काने के आरोप में श्री तिलक पर एक अभियोग चला गया और 14 सितंबर 1897 को उन्हें 18 महीने के कारावास का दंड दिया गया। इस दंड के विरुद्ध समस्त भारत में राष्ट्रीय नेताओं ने अपना रोष व्यक्त किया, असंतोष प्रकट किया। श्री तिलक इससे महाराष्ट्र के स्थान पर समस्त भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए। मित्रों, इससे पहले तिलक 1893 में उन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदकाल का निर्णय करने के बारे में एक पुस्तक ओरायन लिखी। इसका पश्चिमी जगत के वैदिक साहित्य के विद्वानों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अतः अब उनको उपयुक्त राजदंड मिलने पर प्रोफेसर मैक्समूलर, विलियम हंटर तथा अन्य अंग्रेज विद्वानों ने महारानी विक्टोरिया से उनके कारावास के दंड में कमी करने की प्रार्थना की और वो अपने दंड की अवधि पूरी करने से 6 मास पूर्व ही मुक्त कर दिए गए। विद्यार्थियों, इस प्रकार कारावास से मुक्त होने पर श्री तिलक ने पुनः केसरी में अपने लेखों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध जनता में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया।
और 1905 की बंग भंग की घटना के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने विचारों को और भी अधिक उग्र रूप से प्रकट किया। जनता को राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के को अपनाने तथा ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने पर बल दिया। इस समय उन्होंने स्वराज के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। भारतीय जनता को यह नवीन मंत्र प्रदान किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह उन्होंने नारा भी दिया। उनकी सबसे बड़ी महत्ता और विशेषता इस बात को लेकर है कि जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा के चरम शिखर पर था और अधिकांश शिक्षित भारतीय ब्रिटिश शासन को वरदान समझते थे। गोखले जैसे विचारक, गोपाल कृष्ण गोखले, जो पिछली वीडियो मैंने पढ़ा समझा, वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए उचित मानते थे, वरदान समझते थे। इसके विपरीत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप समझते थे, मानते थे। इस समय उन्होंने स्वराज के मंत्र का जयघोष किया, जनता को विश्वास दिलाया वे अपने ही प्रयत्नों से स्वराज को प्राप्त कर सकती है, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहकर। मित्रों, उनके इन उग्रवादी विचारों पर कांग्रेस पर बड़ा प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। पंजाब में लाला लाजपत राय, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल इस प्रकार के उग्रवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अतः आधुनिक भारतीय इतिहास में इस काल को पाल लाल का युग कहा जाता है। कांग्रेस में उग्रवादी विचारों का प्रभाव बढ़ने के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी और यह अधिवेशन नहीं हो सका। मित्रों, विद्यार्थियों, इस समय ब्रिटिश सरकार बंग भंग से उत्पन्न राष्ट्रीय आंदोलन को अनेक प्रकार के दमनकारी कानूनों से कुचलने पर तुली हुई थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन के नेता थे। अतः उनके केसरी में लिखे गए 2 लेखों, पहला देश का दुर्भाग्य और दूसरा लेख उनका ये उपाय नहीं चलेंगे के आधार पर सरकार ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 22 जुलाई 1908 को उन्होंने 6 वर्ष का देश निर्वासन का दंड दिया गया। उन्हें बर्मा के मांडले की जेल में भेजा गया, जहां 6 वर्ष की अवधि में उन्होंने भगवत गीता पर विस्तृत भाष्य गीता रहस्य के नाम से मराठी में एक ग्रंथ लिखा। मित्रों, 6 वर्ष की अवधि के बाद 19 जून 1914 को जेल से मुक्त होने के बाद और प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य आयरलैंड की भांति भारत के लिए होम रूल पाना तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना था। विद्यार्थियों, 1916 में वो लखनऊ में होने वाली कांग्रेस में सम्मिलित हुई। इसके बाद अगले 3 वर्ष तक वे कांग्रेस के महान नेता बने रहे। उन्होंने सारे देश का दौरा करके सभी जगह होम रूल और स्वराज का संदेश पहुंचाया। इस आंदोलन को उन्होंने इतना प्रचंड बनाया कि 1917 में ब्रिटिश सरकार को एक घोषणा करनी पड़ी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और उसके अनुसार मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना तथा 1919 का भारतीय सुधार कानून बना। श्री तिलक ने इसे अपर्याप्त बताया और असंतोषजनक बताया, फिर भी वे इसका उपयोग करने में पक्ष में थे और वो चाहते थे कि इसके अनुसार होने वाले चुनावों में भारतीय भाग ले। इस समय वैलेंटाइन शिरोल नामक ब्रिटिश लेखक ने मुंबई सरकार की प्रेरणा से लिखी गई अपनी एक पुस्तक भारतीय अशांति में श्री तिलक को बहुत बदनाम किया। श्री तिलक लेखक पर मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए 19 सितंबर 1918 को वो इंग्लैंड गए। इसमें यद्यपि उन्होंने सफलता नहीं मिली, किंतु वहाँ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और होम रूल के प्रचार कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त की। इस समय ब्रिटिश राजनीति में नवीन उदित हुई मजदूर पार्टी के नेता रैमजे मैकडोनाल्ड, जॉर्ज लेसनवरी, एडगर वालेस आदि से उनके घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक भी बनाया। इस पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सत्तारूढ़ होने पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसके बाद स्वदेश लौटकर श्री तिलक ने स्वराज आंदोलन के कार्य में संलग्न हो गए और अप्रैल 1920 में उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। इस समय कांग्रेस के सभी नेता
उन्हें सितंबर 1920 में होने वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस बीच बीमारी ने 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हो गया। वो स्वर्गवास को पधार गए। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार तिलक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहा। उग्रवादी नेता के रूप में वो पूरे भारत में जाने समझे जाने लगे और भारतीय स्वतंत्रता को दिलाने में उनका विशेष भूमिका रही। अगली वीडियो में हम इनकी जो कृतियाँ हैं इन पर विचार विमर्श करेंगे, उनकी राजनीतिक दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे, उनका जो राजनीतिक चिंतन है उसका क्या आधार रहा उस पर विचार विमर्श करेंगे, तिलक के राष्ट्रवाद स्वराज पर विचार विमर्श करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी उन्होंने विचार दिए, इन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।